नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। चलिए आपको बता देते हैं आज कौन सी होंगी वो चार बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर होगी जीपीबीएस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को बढ़ावा देना। गुजरात के सूरत में सरदार धाम द्वारा आयोजित होगा कार्यक्रम। और दूसरी बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश में आज से सरकार जनता के द्वार अपनी टीम के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी होंगे मैदान में। 18 मंडलों के लिए उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री करेंगे मुख्यालयों और जिलों का दौरा। और तीसरी बड़ी खबर होगी इंदौर में प्रदेश का पहला और 3 दिनों तक चलने वाले ऑटो एक्सपो का आज दूसरा दिन। सीएम शिवराज होंगे शामिल। और चौथी बड़ी खबर होगी धूम के रूप में आसमान से बरसती आग। अप्रैल में ही 45 डिग्री तक पारा पहुंचने का अनुमान। 4 वर्षों में दूसरी बार अप्रैल सबसे गर्म है। और चलिए अब शुरू करते हैं विस्तार से बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में विश्व पाटीदार समाज की संस्था सरदार धाम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन जीपीबीएस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता और मूल्य निर्माण को बढ़ावा देना है। बता दें कि मिशन 2026 के तहत सरदार धाम ये आयोजन कर रहा है और इसके पीछे उसका उद्देश्य पाटीदार समाज का आर्थिक विकास है। प्रत्येक 2 वर्ष में इस सम्मेलन का उद्घाटन होता है। 2022 में हुए सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत रखा गया था, जिस पर सरकारें काम कर रही हैं। 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चलने वाले इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में सरकारी औद्योगिक नीति, एमएसएमई, स्टार्टअप, नवाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। तो वैश्विक पाटीदार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे जीपीबीएस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको विस्तार से। मिशन 2026 की बात करें तो उसके तहत सरदार धाम ये आयोजन कर रहा है और इसके पीछे उसका उद्देश्य पाटीदार समाज का आर्थिक विकास है। तो हर 2 वर्ष में इस सम्मेलन का आयोजन होता है। आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और भारत, इसका उद्देश्य रखा गया है। विश्व पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता और मूल्य को बढ़ावा देना है। हर 2 वर्ष में इस सम्मेलन का आयोजन होता है। आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर भारत, वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। गुजरात के सूरत में सरदार धाम द्वारा आयोजित होगा ये कार्यक्रम। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता और मूल्य निर्माण को बढ़ावा देना है। हर 2 वर्ष में इस सम्मेलन का आयोजन होता है। तो इस वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। गुजरात के सूरत में सरदार धाम द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता के प्रति एक जागरूकता और उत्साह फैलाना है, क्योंकि जितने जो युवा हैं वो उद्यम के क्षेत्र में जाएंगे उतना ही देश विकास करेगा। और अक्सर प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि नौकरी करने के बदले नौकरी देने वाला बनो। तो आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हर 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। सम्मेलन में सरकारी औद्योगिक नीति, एमएसएमई, स्टार्टअप, नवाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। प्रदेश सरकार शुक्रवार से रविवार तक जनता के द्वार रहेगी। 18 मंडलों के लिए उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह मंडल, मुख्यालयों और जिलों का दौरा कर सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
भ्रमण के लिए ज्यादातर मंत्री बृहस्पतिवार देर रात संबंधित जिलों में पहुंच गए। मंडलों के भ्रमण के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री की टीम में एक एक राज्य मंत्री को शामिल किया गया है। शेष 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समूह बनाए गए हैं। इनमें एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री नियुक्त शामिल हैं। समूह भ्रमण के दौरान जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। किसी एक ब्लॉक और तहसील का भी औचक निरीक्षण करेंगे। तो अब जनता के द्वार पहुंचेगी योगी सरकार। 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में ये शुरू किया गया है। जनता के बीच में जाएंगे, जनता दरबार लगाया जाएगा, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और जो भी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक सीधे तरीके से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उसमें अगर कोई समस्या है तो कैसे उसको जनता दरबार में दूर किया जा सकता है, इसको लेकर अब योगी सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी। 18 मंडलों के लिए उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री करेंगे मुख्यालयों और जिलों का दौरा। सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में बनाए गए हैं 3 सदस्यीय समूह भ्रमण के दौरान जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो आज से सरकार जनता के द्वार। उत्तर प्रदेश में आज से सरकार जनता के द्वार। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अब जनता के द्वार पहुंचेंगे, वहां पर जनता चौपाल लगाएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री से। अविरल, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सरकार जनता से दूर रहती है, क्योंकि कभी भी कोई समस्या सामने आती है तो अक्सर जो जनता रहती है उसका सबसे सीधा आरोप ये रहता है कि सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। लेकिन अगर सरकार ही जनता तक पहुंचना शुरू कर दे तो समस्या का जो समाधान है वो त्वरित होगा और जो समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है जमीनी स्तर पर वो भी दूर होंगी। और इसी के तहत अब योगी सरकार जनता के द्वार पहुंच रही है, जनता चौपाल लगाएगी और समस्याओं का समाधान करने के लिए सीधा संवाद करेगी जनता से। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अगर पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान में खूब प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने सीधे तौर पर बताया था कि जनता पूरी तरीके से जो है अगर हमें सपोर्ट करेगी तो हम भी उसके लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी रहेंगे। तो यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर मंत्र है। अब उन्होंने पूरी तरीके से अपने जो भी मंत्री हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के लोग हैं, वो सभी लोगों को एक्टिव कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब जनता आपके पास नहीं, आप सीधे खुद जनता के पास तक पहुंचे, जिससे कि जनता को ये लगे कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है और पूरी जो हमारी टीम है, जो हमारी जो सेना है, वो पूरी तरीके से जनता के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। तो ऐसे में अब आप ये समझिए कि जो भी डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और आप ये समझिए कि जो ब्रजेश पाठक हैं, इन लोगों को भी सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि आप लोग सीधे तौर पर जनता से डायरेक्ट जुड़ाव महसूस करिए और जनता को ये बताने का काम करिए कि हम आखिर आपके लिए ही आए हैं और हम जो है जो भी काम करेंगे सब आपके लिए करेंगे। और सीधे तौर पर जो जन चौपाल का कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ ने रखा है, तो जगह जगह पर जाकर जन चौपाल का कार्यक्रम करेंगे, तहसीलों में जाएंगे और खिचड़ी भोज करेंगे, जनता के साथ में बैठेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, जनपद में मौजूद रहेंगे जितने भी मंत्री हैं, क्योंकि उनको सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि आप जो है यहाँ पर बैठे ना, लोक भवन में ज्यादातर ना बैठकर समय ना व्यतीत करके जनता के बीच में जुड़ाव महसूस करें। तो ऐसे में ये असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कानून व्यवस्था के ऊपर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं जो समाधान नहीं हो पाता जनता का, तो वो आप एक सीधे तौर पर जनता से जुड़ाव महसूस करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट बताएगी जनता और उसका निराकरण आप करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाएंगे। इसलिए ये जो कार्यक्रम रखा गया ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है। भाग्य जी, अब शुक्रवार से रविवार जो सरकार के मंत्री हैं वो जनता के बीच में रहेंगे, जनता चौपाल करेंगे, या ये सिर्फ इसी शुक्रवार से रविवार है या फिर हर हफ्ते ये देखने को मिलेगा? क्या कुछ दिशा निर्देश इसके लिए जारी किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से अभी इसकी शुरुआत की गई है और अगर ये सक्सेस रहता है तो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने निर्णयों के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनता ने जिस तरीके से मैंडेट दिया है उत्तर प्रदेश में दोबारा से उनके ऊपर भरोसा जताया है। तो ऐसे में अब हमारी जो भी मंत्रिमंडल है और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
वो हालांकि डबल इंजन की सरकार कहते हैं और डबल इंजन के जो फायदे हैं वो जनता तक डायरेक्ट पहुंचाना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि जनता बार बार हमारे ऑफिसों के चक्कर ना लगाए, हमारे मंत्री जो हमारी सेना है वो डायरेक्ट जनता तक पहुंचे और जनता का जो भी समस्या है, जनता की समस्या, उसका निराकरण करें। और आप ये समझिए कि जिस तरीके से अगर बात करें पिछड़ों की, दलितों की बात करें तो उनको जो है योगी सरकार साधने में कामयाब रही इस बार, तो उनके लिए भी विशेष प्रोग्राम चलाने की पूरी व्यवस्था है कि उनके घर जाकर उनके साथ सहभोज करें, उनकी समस्याओं को सुने और जो भी तुष्टीकरण की राजनीति जो हुआ करती थी उसको बंद किया जाए और जनता तक, प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, जिससे कि सरकार को ये जनता जो है सरकार के प्रति पूरी तरीके से एक जो आस्था बनाए रखे है, जो दिल में जगह बनाए रखे, वो पूरी तरीके से बरकरार रहना चाहिए। राजेश जी, अविरल, किस तरह की समस्याओं को लेकर इसमें खास प्राथमिकता दी गई है कि या फिर जो भी समस्याएं जनता के सामने से निकल कर आएंगी, जो भी समस्याएं जनता मंत्रियों को बताएंगी या जो भी प्रतिनिधि होंगे सरकार के उनको बताएंगी, उसका समाधान किया जाएगा, या फिर कोई ऐसी खास समस्या है जिसको लेकर सरकार खुद जनता के बीच में बातचीत करेगी और उन्हीं समस्याओं के हिसाब से कोई एक प्राथमिकता है, कोई चेकलिस्ट बनाई गई है सरकार की तरफ से कि इन समस्याओं पर ज्यादा फोकस रहेगा सरकार का? देखिए भागीरथ, सीधे तौर पर ये समझने वाली बात है कि जनता बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है। आप ये समझिए कि जिस तरीके से अगर देखा जाए 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक थे उनके प्रति जनता का जो रुझान था वो बेहद अच्छा नहीं रहा और कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आई, क्योंकि जनता ने सीधे तौर पर ये कहा था कि हमारे क्षेत्र में विधायक जी ने काम नहीं किया है। ऐसे तमाम बातें निकल कर आई थी सर्वे जब भारतीय जनता पार्टी ने कराया था। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर उनको ये बताया कि आप बिल्कुल भरोसा रखिए, क्योंकि आपके लिए हम पूरी तरीके से उत्तरदायी हैं और उत्तर प्रदेश को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप ये समझिए कि जब चुनाव हो रहे थे तो जानवरों का मुद्दा, जो आवारा पशु थे उनका मुद्दा भी तमाम तरीके से उछलता हुआ विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आप 10 तारीख तक इंतजार करिए, उसके बाद में हम इसके लिए बेहतर एक योजना बनाएंगे। तो ये और भी जो जनता के मन में जो सवाल होते हैं उनको सीधा अगर सुनता है जो जनता, जो प्रतिनिधि बैठा हुआ है, वो अगर सुनेगा तो काम बेहतर तरीके से होगा। यानी थर्ड पार्टी को बाद में रखा गया है और डायरेक्ट आप जुड़े उनसे, जनता से, तो बेहतर अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। देखिए जिस तरीके से अगर बात करें, कुछ कटरी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बाढ़ का प्रकोप रहता है, वहां पर सीधे तौर पर बताया गया। कुछ ऐसी जगह रहती है जहाँ सूखा रहता है, वहां पर जो है सीधे तौर पर अगर जुड़ेंगे तो जो उनकी जो समस्या है खुद सुनेंगे। युवाओं से बात करेंगे, रोजगार की बात समझेंगे, महिलाओं की क्या दिक्कतें परेशानी है, अल्पसंख्यकों की क्या दिक्कतें परेशानी आ रही है, और ये तमाम जो लोग हैं उनसे अगर सीधे संवाद कनेक्ट रहेंगे मंत्री, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं निकल कर आती हैं वो दूर किया जा सकेगा। और जनरल समस्याएं अगर बात करें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर तो जो है सीधे तौर पर सरकार काम कर ही रही है। तो अगर इनमें भी कोई दिक्कत आती है तो सीधा जनता से बात की जा सकती है और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है इस माध्यम से। जी बिल्कुल अविरल, तो खुले मन से सरकार के प्रतिनिधि जनता के बीच में जाएंगे, जनता चौपाल लगाएंगे और जो भी समस्याएं जनता की तरफ से निकल कर आएंगे उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। और यही उद्देश्य है इस जो मंत्रियों का समूह बनाया गया है, जो जनप्रतिनिधि जाएंगे, और इसलिए इसको कहा जा रहा है कि जनता के द्वार। अग्निहोत्री, विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार के मंत्री अब जनता के बीच में जाएंगे, जनता दरबार लगाएंगे और जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और योगी सरकार 2.0 में मंत्रियों को सख्त हिदायत दी गए हैं कि एक कार्य योजना तैयार किया जाए और सब अपने अपने क्षेत्रों में क्या कुछ समस्याएं आती हैं उसको लेकर उसका निराकरण भी किया जाए। उसी तारतम्य में ये जनता द्वार अब लगाया जा रहा है। जनता जो सरकार है जनता के द्वार तक पहुंचेगी और जनता चौपाल लगाएगी और समस्याएं जो भी होती हैं लोगों की, जनता की, उस समस्या को जानने का प्रयास करेगी और उन समस्याओं को अगर हो सके तो ऑन द स्पॉट त्वरित उसका निराकरण करने की कोशिश करेगी। और किसी तरह के दिशा निर्देश जारी किए अगर जाएंगे तो वो भी जारी किए जाएंगे सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ पर योगी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। ऑटो एक्सपो का दूसरा दिन, सीएम होंगे शामिल। इंदौर में प्रदेश का पहला और 3 दिनों तक चलने वाले ऑटो एक्सपो का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल और नई गाड़ियों की लॉन्चिंग देखने को मिली।
आज एक्सपो में मुख्यमंत्री सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। एक्सपो में 13 सेगमेंट के 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। एक्सपो में आने वाली गाड़ियों में सबसे ज्यादा चर्चा ऑडी की एसयूवी ई-ट्रॉन की है, जिसकी कीमत 1,19,00,000 रुपए है। इसके अलावा इन 3 दिनों में कई कंपनियां अपने ई व्हीकल लॉन्च करेगी। तो ऑटो एक्सपो की शुरुआत कल से हो गई है। आज दूसरा दिन है। इस ऑटो एक्सपो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर से। चेतन, आज दूसरा दिन है ऑटो एक्सपो का और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस ऑटो एक्सपो में शामिल होंगे। क्या कुछ आज खास कार्यक्रम होंगे और क्या कुछ अपने संबोधन में कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान? जी बता दूं मैं भागीरथ, जिस तरीके से कल का जो दिन था काफी अहम था, उसमें बता दूं प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुशील लाभ और साथ ही मौजूद रहे। काफी युवाओं ने कल वहां पर गाड़ी को सराहा, काफी युवाओं ने गाड़ी को देखा। जिस तरीके से बता दूं काफी गर्व माहौल था, काफी गर्मी थी, उसके बावजूद भी देखा जाए तो युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। और बात कर लें तो उसको देखते हुए उद्योगपतियों में भी खासा उनको यहाँ पर अब दिख रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जिससे युवाओं ने लगातार गाड़ियों को देखा, समझा, किस तरीके से नई गाड़ियों का मॉडल लॉन्च हुआ है। तो बता दूं कि आज का जो दिन रहेगा काफी अहम दिन रहेगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे। और बता दूं ई व्हीकल के अंदर बता दूं 10 कंपनियों की 14 गाड़ियां वो आज यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो ये सबसे बड़ा अहम दिन रहेगा प्रदेश के लिए। जिस तरीके से और बात कर लूं भारत के लिए भी एक अहम दिन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियां ई गाड़ियों की लॉन्चिंग आज 14 गाड़ियों की यहाँ लॉन्चिंग होगी। और बता दूं कि जिस तरीके से जो गाड़ियों की जो कीमत है वो काफी बड़ी हुई कीमत की गाड़ियां भी यहाँ पे रखी गई है और कम कीमत की गाड़ियां भी रखेगी। तो बजट अनुसार यहाँ गाड़ियों को रखा गया है। बता दूं नगर निगम स्वच्छता की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तौर पर साफ तौर पर काफी अधिक मात्रा में। और बता दूं जेसीबी जो ट्रांसपोर्टिंग में जो काम आती है वो गाड़ियां भी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर बता दूं कि यहाँ जिस तरीके से ऑटो एक्सपो 2020 का जो आयोजन किया जा रहा है काफी सफल रहेगा। और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो माना है कि ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश का नाम काफी बड़े प्रदेशों में लिया जाए, तो हो सकता है आने वाले समय में उद्योगपति यहाँ पर निवेश भी करेंगे और हो सकता है आने वाले समय पर युवाओं को भी यहाँ रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। जी चेतन, कल से इस ऑटो एक्सपो की शुरुआत हुई है। हम इंदौर की जनता के रुझान की बात करें, इंदौर की जनता की हम बात करें, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है जनता की तरफ से वहां पर? जी भागीरथ, बता दूं कि इंदौर के युवाओं तो काफी हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, हमेशा नई नई चीजों को देखने के लिए और नई नई चीजों को रखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। पर कल जिस तरीके से इंदौर के युवाओं में तो काफी उत्साह था ही। बाकी आसपास के प्रदेशों की बात कर लें, आसपास जगहों की बात कर लें, तो यहाँ काफी संख्या में युवाओं भी पहुंचे थे और लोगों के अंदर जिस तरीके से उत्साह यहाँ नजर आ रहा था और लोगों के अंदर जिस तरीके से अगर बात कर लें काफी हार्ड दिन था, काफी गर्मी थी, पर उसको नजरअंदाज करते हुए लोगों ने यहाँ पर सेमिनार का जो आयोजन किया गया है उसमें खुलकर मजा लिया है। और लोगों ने देखा जाए तो वहाँ लगातार आज भी लोगों सुबह से पहुंच रहे हैं और कुछ समय बाद यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे तो बड़ी जो गाड़ियां हैं 10 कंपनी के जो 14 व्हीकल है वो ई लॉन्चिंग करेंगे और 14 गाड़ियां जो बिल्कुल चेतन, तो इंदौर की जनता के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से और दूसरे प्रदेशों से भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और इस ऑटो एक्सपो का वहां पर पहुंचकर कई जो नई नई गाड़ियां उसकी जानकारी ले रहे हैं। और अभी कई कंपनियां हैं जो अपने ई व्हीकल इस ऑटो एक्सपो के माध्यम से लॉन्च भी करेंगी। चेतन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली बड़ी खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो अगली चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। झुलसा देने वाली धूप में आसमान से बरसती आग, गर्म हवा के असहनीय थपेड़े और छांव की तलाश में बेहाल शहरी राजधानी दिल्ली से लेकर भोपाल, लखनऊ और देहरादून में इन दिनों ऐसा ही माहौल है। कई शहरों में अधिकतम पारा 44 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ है। गर्मी की इस तल्खी ने शहरों को पसीने से तरबतर कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तल्खी जारी रहेगी। आने वाले दिनों में हीट वेव के लिए भी तैयार रहें। मौसम विभाग के आंकड़ों से यदि गर्मी को मापे तो एहसास ही बेहाल कर देगा। कई वर्षों में दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब अप्रैल इतना गर्म रहा है। तो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी से लोग हलाकान हो रहे हैं और गर्मी को भगाने के लिए तरह तरह के पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन काम के सिलसिले में
जब धूप में बाहर निकलना पड़ता है या जो जिनका काम ही बाहर रहता है उनको बड़ी परेशानियां हो रही हैं। खासकर मजदूरों को इस वक्त बड़ी परेशानियां हो रही हैं क्योंकि इस तपती दोपहरी में तपती धूप में उनको काम करना पड़ता है, तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी से कई शहर तप रहे हैं और लगातार गर्मी में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्योंकि अप्रैल का आज आखिरी दिन है। उसके बाद मई में तो और ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है और जब तक ये बरसात का सीज़न नहीं आएगा ये गर्मी लोगों को ऐसी परेशान करती रहती है। और इस बार गर्मी ने कई लोगों को हलाकान किया है, परेशान किया है और उम्मीद है कि अगर कुछ मौसम में बदलाव होता है तो कुछ समय के लिए राहत मिलेगी, लेकिन इस तरह की यहाँ पर कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि दूसरी बार अप्रैल में इस तरह की गर्मी दिखाई दे रही है कई सालों बाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं इंदौर संवाददाता चेतन सिंह ठाकुर के पास है। चेतन, अभी इंदौर के क्या हालात है गर्मी को देखते हुए, क्योंकि कई शहर हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर गर्मी से लोग बेहाल हो गए। इंदौर में क्या है हालात है वहां पर अभी गर्मी के? जी बता दूं कि ये जो गर्मी काफी सुलझाने वाली गर्मी है और बता दूं जिस तरह से जो पारा है वो 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। और बता दूं अभी भी आने वाले जो समय रहेगा, अप्रैल का अभी अंतिम समय चल रहा है, आने वाला जो समय रहेगा मई में तो हो सकता है ये गर्मी और भी बढ़े। पर जिस तरीके से बता दूं प्रदेश के अंदर जो हाहाकार की स्थिति है, बता दूं दोपहर के टाइम की अगर बात करें 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय रहता है लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई वर्षों बाद लोगों का कहना कि इस तरीके की गर्मी हम देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो वर्ष थे उस पर कभी भी इसी गर्मी नहीं देखी गई। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मनुष्य तो कहीं ना कहीं तौर पर किसी ना किसी तौर पर अपने को बचाव कर लेता है, पर पशु पक्षियों की बात कर लें तो जंगलों से वो शहर की ओर अब आ रहे हैं क्योंकि वहां भी पानी सूख चुका है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो काफी गर्म है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाला जो मानसून है कब तक आता है और उसके बाद यहाँ से गर्मी से लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि इस समय जो जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है तो लोगों को के अंदर जो बीमारियां हैं उनका भी खतरा अभी बढ़ चुका है। जी भागीरथ। बिल्कुल चेतन, अक्सर जब गर्मी बढ़ती जाती है और कई वर्षों बाद अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ी है, मई में तो इस तरह का एहसास होता ही है, लेकिन अप्रैल के बीच में ही ये गर्मी की इस तरह से पड़ना शुरुआत हो गई थी। कई सालों बाद अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ी है और लोगों को हलाकान कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। और अभी मई की शुरुआत होने वाली, मई में तो ये गर्मी और बढ़ेगी। अक्सर गर्मी में जो एक समस्याएं होती हैं लोगों के पास, वो देखने को मिलता है कि पानी की समस्या एक्चुअली बहुत हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर और बिजली की समस्या भी बहुत होती है, बिजली की कटौती ज़्यादा होती है और पानी की समस्या भी बहुत हो जाती है, क्योंकि जो बहुत सारे जो अगर कुएं की बात करें, कुएं सूख जाते हैं, हैंडपंप सूख जाते हैं। तो इस तरह की समस्या अभी इंदौर शहर की बात करें तो वहां कैसे देखने को मिल रही है? बिजली की वहां पर क्या व्यवस्था है और पानी की वहां क्या व्यवस्था है? जी मैं बता दूं भागीरथ की आप सही कह रहे हैं कि बिजली के जो हालात है अभी हम 2-3 दिन 4 दिन से देख रहे हैं, लगातार बिजली कटौती भी हमारे सामने आ रही है। नलकूपों की बात करें तो नलकूप भी सूख चुके हैं, कुएं भी सूख चुके हैं। पानी की जो आपूर्ति है मैं बता दूं इंदौर के अंदर जो जल पड़ता होता है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नर्मदा से होता है और नर्मदा की जो बड़ी पाइपलाइन है उसके द्वारा यहाँ पे एक बड़ी टंकी है उसको भरा जाता है। उसके बाद नगर निगम बिल्कुल पूरे इंदौर बिल्कुल चेतन, तो इंदौर में बिजली और पानी की समस्या तो ही और गर्मी से भी लोग परेशान हो रहे हैं। हम रुक करते हैं लखनऊ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री के पास से। अविरल, लखनऊ में क्या हालात है गर्मी के? क्योंकि प्रदेश के या देश के हम अन्य जिलों की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर तो गर्मी बड़ी परेशान कर ही रही है। अभी लखनऊ में क्या हालात है गर्मी की, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल भागीरथ, देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरीके से अभी गर्मी की जो शुरुआत है और शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो गर्मी है उसने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। अब आप ये समझिए कि कुछ देर बाद ही अगर बात की जाए 1-2 घंटे के बाद में ही इतनी तेज और कड़क धूप होने वाली है कि बाहर लोग निकलना जो है मुनासिब नहीं समझते। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई छायादार जगह हो जहां पर वो बैठ के विश्राम करें, आराम करें। और लेकिन हालांकि जिनका जो काम होता है, फील्ड वर्क का काम है और तमाम जो लोग ऐसे कई मजदूर हैं उनके लिए बाहर निकलना तो मजबूरी है, लेकिन गर्मी अपना जो है प्रकोप वो पूरी तरीके से बरकरार बनाए हुए है और दिन पर दिन वो बढ़ती जा रहे हैं। पारा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लोगों को प्यास लगती है, बिजली की समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन हालांकि मजबूरी वश लोग काम भी करते हैं। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से अगर पशु पक्षियों की बात करें वो भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं और जो तमाम जो लोग हैं जो गर्मी से बहुत परेशान है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि कहीं ना कहीं
बारिश हो जाए, मौसम सुधर जाए, ये जी, तमाम बातें वो बिल्कुल, चाहते बिल्कुल। हैं। तो लेकिन लोग चाहते गर्मी हैं कि अपना बारिश प्रकोप बनाए हुए बारिश है। हो जाए, लेकिन अभी बरसात होने में बहुत समय है, पूरा अभी मई बाकी है और जून भी आधा बाकी है, लेकिन इस बार वाक़ई अप्रैल के मध्य से गर्मी ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, चेतन और अविरल, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई जिलों में, कई शहरों में 44 के पार भी पारा पहुंच चुका है और लोग लगातार इस गर्मी से परेशान हैं और मई की शुरुआत होने वाली है और ये गर्मी और झुलसाएगी, लोगों को और परेशान करेगी और लोगों के साथ है जो पशु पक्षी हैं उनको भी बहुत परेशानी होगी। इसलिए सब अपना ख्याल रखें, जितना ज़्यादा हो सके गर्मी से बचने की कोशिश करें, जब ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।